सोचिए जरा, एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके शहर इतने एडवांस थे, जिनकी अपनी लिखने की कला थी और जिनका ट्रेड दूर दूर तक फैला था, और फिर अचानक ये पूरी की पूरी सभ्यता जैसे गायब हो गई। आज हम सिंधु घाटी की इसी खोई हुई दुनिया के कुछ राज खोलने की कोशिश करेंगे। और ये कहानी है ना, किसी खजाने की खोज से कम नहीं है। इसकी शुरुआत भी बड़ी दिलचस्प है, एक इत्तेफाक से। जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सामना हुआ, हजारों साल पुराने एक राज से। तो बात है 1850s की। पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और इंजीनियर्स को एक टीला मिला। अब उस टीले में थी बेहतरीन क्वालिटी की पकी हुई ईंटें, एकदम रेडीमेड। उन्होंने सोचा, वाह क्या खजाना हाथ लगा है, और हजारों ईंटें उखाड़कर पटरियों में लगा दी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो दरअसल एक प्राचीन शहर की दीवारें तोड़ रहे हैं। फिर कई साल बीत गए। 1920s में जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इस जगह को ठीक से खंगाला, तो एक हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। ये कोई मामूली खंडर नहीं था, ये था हड़प्पा, हमारे सब कॉन्टिनेंट के सबसे पुराने शहरों में से एक। तो आखिर इन शहरों में ऐसा क्या खास था? इसका जवाब छिपा है इनकी बनावट में, इनके सिटी प्लान में। चलिए इन पुराने महानगरों के ब्लूप्रिंट के अंदर छिपे हुए सुरागों को ढूंढते हैं। हड़प्पा के ज्यादातर शहर एक जैसे पैटर्न पर बने थे, मतलब दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक था पश्चिमी हिस्सा, जो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। इसे आर्कियोलॉजिस्ट सिटाडेल या गढ़ कहते हैं। शायद यहाँ जरूरी सरकारी इमारतें और रूलिंग क्लास के लोग रहते होंगे। और दूसरा था पूर्वी हिस्सा, जो काफी बड़ा था लेकिन नीचे बना था। इसे लोअर टाउन कहते हैं, जहाँ आमतौर पर ज्यादातर लोग रहते थे। ये बंटवारा दिखाता है कि उनकी सोसाइटी कितनी प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड थी। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी जबरदस्त थी। ईंटों को एक खास इंटरलॉकिंग पैटर्न में लगाया जाता था, जिससे दीवारें बहुत ही ज्यादा मजबूत बनती थीं। और ये कोई ऐसी वैसी ईंटें नहीं थीं, इतनी बढ़िया पकाई गई थीं कि हजारों साल बाद भी वैसी की वैसी हैं। इनकी एडवांस इंजीनियरिंग के सबूत तो हर जगह बिखरे पड़े हैं, जैसे मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, एक बहुत बड़ा पब्लिक टैंक जिसे नेचुरल टार से वाटरप्रूफ किया गया था। सोचिए, फिर कालीबंगा और लोथल जैसी जगहों पर हवन कुंड मिले हैं, जो शायद किसी पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होते होंगे। घरों में अलग से नहाने की जगह होती थी, कुछ घरों में तो अपने कुएं भी थे। और शायद सबसे इम्प्रेसिव चीज थी उनका ढका हुआ ड्रेनेज सिस्टम, एकदम सीधी लाइन में बने नाले, और उन्हें साफ करने के लिए इंस्पेक्शन होल्स भी थे। मतलब प्लानिंग और साफ सफाई पर कितना ज्यादा ध्यान था। तो ये तो हुई इमारतों की बात, ये तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। लेकिन इन दीवारों के अंदर रहते कौन थे, वो लोग कैसे थे? चलिए अब जो चीजें मिली हैं उनके जरिए इन लोगों की कहानी को जोड़कर देखते हैं। ऐसा लगता है कि हड़प्पा की सोसाइटी काफी स्पेशलाइज्ड थी, मतलब हर काम के लिए एक्सपर्ट्स थे। सबसे ऊपर शायद रूलर्स थे, जो शहरों की प्लानिंग करते थे और कीमती सामान मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर भेजते थे। फिर थे स्क्राइब्स, यानी वो लोग जो लिखना जानते थे और पत्थर की खूबसूरत मोहरें तैयार करते थे। फिर थे क्राफ्ट्सपर्सन, मर्द और औरतें दोनों, जो अपने घरों या वर्कशॉप में तरह तरह का सामान बनाते थे। और हाँ, किसान और चरवाहे तो थे ही, जो गांव में रहकर शहर वालों के लिए खाना सप्लाई करते थे। और इन सब के बीच एक और दिलचस्प बात है, ये लोग सिर्फ बनाने वाले और प्लान करने वाले ही नहीं थे। यहाँ मिट्टी के बने बहुत सारे खिलौने भी मिले हैं। इसका क्या मतलब है? यही कि वहाँ बच्चे भी थे, जो शायद इन्हीं खिलौनों से खेलते होंगे। ये छोटी सी बात हमें याद दिलाती है कि ये एक जीता जागता समाज था, परिवारों से भरा हुआ। और इनकी एक्सपर्टाइज सिर्फ शहर बसाने तक ही नहीं थी, ये लोग कमाल के कारीगर और बहुत होशियार व्यापारी भी थे। उनका ट्रेड नेटवर्क तो दूर दूर तक फैला हुआ था। चलिए अब जरा इनके क्राफ्ट और ट्रेड की दुनिया में चलते हैं। इनका ट्रेड नेटवर्क सच में बहुत इंप्रेसिव था। सोचिए, तांबा आता था आज के राजस्थान और ओमान जैसी जगहों से, सोना आता था साउथ में कर्नाटक से, टिन और कीमती पत्थर तो अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों से मंगवाए जाते थे। मतलब एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क था इनका, जो जमीन और शायद समंदर के रास्ते भी जुड़ा हुआ था। ये लोग सिर्फ नेचुरल चीजों का ट्रेड नहीं कर रहे थे, ये तो अपना खुद का मटेरियल भी बना रहे थे। एक अनोखी चीज थी जिसे फायोन्स कहते हैं। ये एक तरह का आर्टिफिशियल मटेरियल था। ये लोग रेत या पिसे हुए क्वार्ट्ज को गोंद से मिलाकर कोई ऑब्जेक्ट बनाते थे और फिर उस पर एक ग्लेज चढ़ा देते थे।
इससे एक चमकदार कांच जैसी सतह बन जाती थी जो अक्सर नीले या हरे रंग की होती थी। ये चीज उनकी टेक्नोलॉजी और आर्टिस्टिक सेंस दोनों का सबूत है। जरा सोचकर देखिए, इनकी वर्कशॉप्स में कितनी हलचल रहती होगी। एक तरफ मेटल वर्कर्स तांबे और कांसे से हथियार और औजार बना रहे हैं, दूसरी तरफ सुनार सोने चांदी के गहने और बर्तन गढ़ रहे हैं। उनकी पत्थर की मोहरें तो देखिए, छोटी छोटी, लेकिन उन पर जानवरों की कितनी बारीक नक्काशी है। खूबसूरत काले डिजाइनों वाले मिट्टी के बर्तन और तो और सूती कपड़े के भी सबूत मिले हैं। मतलब इनकी कारीगरी का लेवल वाकई कमाल का था। तो हमारे सामने एक ऐसी सिविलाइजेशन की तस्वीर है जो एडवांस्ड थी, ऑर्गेनाइज्ड थी और काफी प्रॉस्परस भी थी, लेकिन फिर भी ये लोग गायब हो गए। और यही हमें लेकर आता है इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य पर, कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ कैसे। आज से लगभग 3900 साल पहले एक बहुत बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ, और यहीं से इन शानदार शहरों के अंत की शुरुआत हुई। आर्कियोलॉजिस्ट्स को इस पतन के साफ साफ सबूत मिले हैं। लोगों ने कई शहर छोड़ना शुरू कर दिया। लिखाई, मोहरें और स्टैंडर्ड वजन का इस्तेमाल सब बंद हो गया। दूर दराज से आने वाला कच्चा माल भी मिलना बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में तो हालात और भी खराब थे। सड़कों पर कचरे के ढेर लग गए, ड्रेनेज सिस्टम टूट गया और लोग पुरानी सड़कों के ऊपर ही जैसे तैसे नए कमजोर घर बनाने लगे। साफ दिख रहा था कि पूरा सिस्टम ढह रहा था। तो सवाल यह है कि आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? क्या हुआ था ऐसा? देखिए, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए कई थ्योरीज हैं, लेकिन कोई एक जवाब नहीं है जो हर सवाल का जवाब दे सके। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि शायद नदियां सूख गई थीं। कुछ का मानना है कि जंगलों की बहुत ज्यादा कटाई हो गई, ईंट पकाने और जानवरों को चराने के लिए। ये भी हो सकता है कि कुछ इलाकों में भयानक बाढ़ आई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे रूलर्स का कंट्रोल ही खत्म हो गया हो, जिससे पूरा सिस्टम फेल हो गया। सबसे ज्यादा चांस इसी बात का है कि शायद इनमें से कई वजहें एक साथ काम कर रही थीं। अगर हम पूरी कहानी को एक टाइमलाइन पर रख कर देखें तो करीब 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन की खेती शुरू होती है। फिर 4700 साल पहले पहले बड़े शहर बसने लगते हैं। इसके बाद 3900 साल पहले इन शहरों का पतन शुरू हो जाता है, और फिर आज से करीब 2500 साल पहले इसी इलाके में नए तरह के शहर फिर से उभरते हैं। ये एक बहुत लंबी और कॉम्प्लेक्स कहानी है ना? एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसने शहर बसाने की कला में महारत हासिल कर ली थी, वो यूं ही गायब हो गई। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज भी वक्त की धूल के नीचे न जाने और कितने राज दबे हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।